हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं धीरज आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में आज हम लोग ये पढ़ेंगे बच्चों का क्लास 12 का ये पहला लेसन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो हेडिंग लिखी गई है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव कैसे निकालेंगे? गोलाकार आवेश से आवेशित अगर कोई चालक होगा तो उससे उत्पन्न विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और उसकी 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। तो आज ये 4-5 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है बच्चों, कल के वीडियो में हम लोग देखे थे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसको विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य कैसा है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है, ये सब देखे थे। आज की वीडियो में ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ लिखा गया है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके कवर करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले यही हेडिंग है। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या होती है, पहले इसको जान लेते हैं, इसके बाद इस पर हम लोग उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव कल के वीडियो में हम लोग बताए थे, ये होता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कैसे परिभाषित इसको करते हैं। तो समान परिमाण का आवेश होता है, लेकिन इनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। कहने का मतलब एक धनात्मक आवेश होगा तो एक ऋणात्मक होगा। मान लो ये माइनस क्यू आवेश है और ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है बच्चों, तो ये एक दूसरे से 2l यानी बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इनको जो मिलाने वाली ये रेखा आप देख रहे हैं, इसका नाम अगर हम रख दें इस बिंदु का नाम, तो ए और बी मान लीजिए है। तो ए और बी मिलकर के विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी 2l पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनकी अक्षीय स्थिति किसको कहेंगे? तो इनके ये जो विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी को अक्षीय स्थिति बोलते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति। अब इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर अगर हमको मान लो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो मान लो कोई बिंदु यहाँ पर P है। इस इस रेखा को मिलाने वाली जो ये आप देख रहे हैं, इसको अक्षीय रेखा बोलते हैं। यानी द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा। और अक्षीय रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी। ठीक है ना? तो मान लो कि इसकी अक्ष पर कोई बिंदु P है यहाँ पर, और इसका मध्य बिंदु O। ठीक है बच्चों, यहाँ बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा निरक्षीय स्थिति भी बता देते हैं। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है? अक्षीय जो इसका अक्ष होता है विद्युत द्विध्रुव का, मान लो ये माइनस क्यू आवेश है, इस ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा इसकी अक्ष हो गई। तो इसके लंबार्धक रेखा जो है उसको निरक्ष स्थिति बोलते हैं। कहने का मतलब इसका लंबार्धक रेखा जो होगी, इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निरक्षीय स्थिति। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। मान लो इस पर कोई बिंदु P है, यहाँ से यहाँ तक इसको अगर मिला दें, ठीक है, और ये 2l दूरी है, तो ये लंबार्धक है, तो क्या हो जाएगा? ये एक l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। कहने का मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु अगर P मान लेंगे, तो इसी P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष स्थिति में निकालना है। इसको बोलते हैं बच्चे निरक्ष अक्षीय स्थिति, और नीचे वाले चित्र को क्या कहेंगे? निरक्षीय स्थिति। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? निरक्ष स्थिति। निरक्ष स्थिति, अक्षीय स्थिति और निरक्ष स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा, यहाँ बिंदु माइनस क्यू से P तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? अब ये लंबार्धक रेखा है, तो ये कोण 90 अंश होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से यह क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार से ये भी आर स्क्वायर प्लस
यल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यह बराबर इसके है, ये कोण 90 अंश है, ये सेम है, तो दोनों ये भुजाएं दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु P की दूरी दोनों ध्रुवों से क्या है, समान है। तो निरक्ष स्थिति ये है, ये अक्ष स्थिति। हमें उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमको पहले अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, माना कोई दो बिंदु ए और बी है, जिन पर जो है विद्युत द्विध्रुव बना है। कहने का मतलब ये माइनस क्यू आवेश ए पर रखा है और ये प्लस क्यू आवेश बी पर रखा है। इनके बीच की दूरी 2l है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। और इनका मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे इसमें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी निकालें तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं। प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इतनी दूरी में से इतना घटा दें तो यह दूरी आ जाएगी। तो क्या ये r है और ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी l होगी, ये भी l होगी, यानी a से o तक की दूरी l और o से b तक की दूरी भी l होगी। तो o से p तक की दूरी क्या है बच्चों, r है, और o से b तक की दूरी क्या है, l है। हमको क्या चाहिए, bp। ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु p पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है बच्चों, ये चित्र है, इसको उधर रख देते हैं। प्लस क्यू के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो E1, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन 0 मान लेते हैं, वाई में रखा गया है। तो यहाँ पर k बराबर 1 हो जाएगा। y या निर्वात के लिए k बराबर बताए थे आपको, y या निर्वात के लिए k का मान कितना होता है, 1, k बराबर 1 होता है। बाद में हम लोग k बराबर 1 रख देंगे या तो क्या हो जाएगा, ये q अपान, ये जो दूरी है, दूरी का स्क्वायर होता है। तो हम लोग को ये फार्मूले से जो है निकालेंगे, तो ये फार्मूला क्या है हमारे पास, ये इसके बीच की दूरी b से p के बीच की दूरी क्या बच्चों, r माइनस यल होगा। क्या होगा, r माइनस यल होगा। अभी हमने बताया कि इतने में से इसको निकाल देंगे तो यही दूरी गणना हो रही, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से p के बीच निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ r के स्थान पे बल्कि क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, ये तो फार्मूला है, बाई फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगा आपको। तो यहाँ पर दूरी क्या है बच्चों, दूरी हमारे पास r माइनस यल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, q अपान r माइनस यल इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 दे दें। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है बिंदु A से जो है P तक के बीच की दूरी क्या होगी, बिंदु A से P तक के बीच की दूरी क्या होगी, तो बिंदु P से A तक के बीच की दूरी इतने में O से A तक को जोड़ दें तो AP हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका AP बराबर क्या हो जाएगा, OA प्लस OP, यही होगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, OA का मान कितना है, यल है, प्लस, और O से लेकर के P तक के बीच की दूरी क्या है, R है, तो यहाँ पर यल प्लस R हो जाएगा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण जब हम लोग निकालेंगे तो ये वाली दूरी लेंगे। ठीक है ना, तो ये वाली दूरी हमारे पास क्या आ गया, R प्लस यल। तो चलो मान लो माइनस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा इधर का मिटा दें, आप लोग लिख लीजिए बच्चों मेरे साथ साथ, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों? मान लो E2 है तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और Q अपान R, R का मान यानी दूरी कितनी आई थी AP बराबर L प्लस R, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे L प्लस R, इसका होल स्क्वायर था तो स्क्वायर रख दे, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता हम निकालें, जो है परिणामी तीव्रता निकाले बिंदु P पर, तो परिणामी क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी? मान लो परिणामी तीव्रता क्या हो, परिणामी क्या हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है वेक्टर क्यों लगाया है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वेक्टर राशि होती है, इसलिए हमको यहाँ पर वेक्टर राशि वेक्टर लगा दिया गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा दें। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम लोग इसको देखें तो क्या हो जाएगा? परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, E1 का मान रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ Q अपान R माइनस L। ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर था। इसके बाद बच्चों आप देखेंगे, आप फिर से एक बार फिगर में आपको याद दिला दूं, ये माइनस Q आवेश था और ये प्लस Q आवेश था, तो इससे जो है इसका मध्य बिंदु O था, O से R दूरी पर स्थित ये बिंदु था P, ये P था बिंदु, इसी पर हमको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी थी। तो इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह इस दिशा में होगी। मान लो E1 है तो E1 इस दिशा में होगी, क्योंकि यह प्लस आवेश है तो प्लस आवेश ये भी तो इस दिशा में होगी, और ये माइनस आवेश अपनी तरफ खींचेगा, और तो इस तरीके से E2 की दिशा किधर होगी बच्चों? E1 की दिशा यहाँ लिख दे रहे हैं, E1 की दिशा BP दिशा में, और E2 की दिशा OA की दिशा में। E2 की दिशा कितनी हो जाएगी? E2 की दिशा OA की दिशा में, ठीक है ना, OA की दिशा में हो जाएगी। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चे? घट जाएगी, क्योंकि दिशा बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिणामी तीव्रता E बराबर, इसमें से घटाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा और हल करें तो क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं कि ये चीजें कुछ कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ये कॉमन है, दोनों में है, तो इसको कॉमन कर लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q को कॉमन कर लें, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा? 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या बचेगा? R प्लस L का होल स्क्वायर, यही बचेगा बच्चों। अच्छा, इधर का अगर नोट कर लिए हो तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा और हल कर लें तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q, इधर हो जाएगा, इधर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान यहाँ हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया? ये ल से लेकर के गुणा किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका अंदर का कोष्टक तोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इधर आ रहा है हमारे पास। अच्छा, इसको कोष्टक अंदर से खोल दें तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, यह होगा माइनस, फिर इसके बाद इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, यही होगा। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आप देख रहे हैं इधर ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी है, कोष्टक में प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दें, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखिए बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ हो जाएगा
अच्छा, इसको कोष्टक अगर खोलेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 RL, माइनस का गुणा हो जाएगा अंदर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस वाला प्लस बन जाएगा 2RL, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, तो आप हमारे पास क्या बचा, 2RL और 2RL मिल करके 4RL, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई के, यहाँ पर के लिख दे रहे हैं, Q इंटू 4RL, 4RL और नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई Q इंटू यहाँ लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, ये लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया गया है बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, इतने को क्या कहते हैं, 2L इंटू क्यू को क्या बोलते हैं बच्चों, कल हम लोग देखे थे, इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए, चूंकि P बराबर, ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, P बराबर 2L इंटू क्यू ये होता है, तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए आप, ये R जो है इस अक्षीय स्थिति में R L की तुलना में बहुत बड़ा है, ये दूरी L है, तो आप देखते हैं L की तुलना में R क्या है, बहुत बड़ा है। अगर L की तुलना में R बहुत बड़ा है, तो इसका स्क्वायर और बड़ा होगा, इसका स्क्वायर और बड़ा होगा इससे, तो इसका मतलब ये है कि L स्क्वायर L स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, या यूं कहें कि आर स्क्वायर एल स्क्वायर की तुलना में बहुत बड़ा है, तो इसका स्क्वायर और बड़ा होगा, तो जब और बड़ा होगा तो इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, ठीक है ना, इसकी तुलना में बहुत छोटा है ना ये, इसको क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो जब नगण्य मान लेंगे तो एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, थोड़ा डेरिवेशन है बच्चों, टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझ समझ के चलना है। यहाँ हो जाएगा क्यू, इसको हम इतने के स्थान पे क्या लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो यहाँ क्यू न लिख करके क्या लिख दें, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और इधर आपके पास क्या बचा 2P इंटू आर, इतने के स्थान पे P लिख दिए और ये 2R, ठीक है, बटे, अच्छा इसको छोड़ देंगे क्योंकि बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर घाते 4, ठीक है ना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ना, यानी आर घाते 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये आर से आर, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर क्यूब नीचे बचेगा, तो फाइनल क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन के, यहाँ के लिखते चलिए, यहाँ हो जाएगा 2P/R3। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या आ गया, फाइनल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, ये आ गया 2P/R3। ठीक है, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर माध्यम जो है वायु अथवा निर्वात हो जिसमें विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो के का मान 1 होता है, तो यहाँ के मान के स्थान पे क्या रख देंगे, 1, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ 2P/R3, ये हो गया बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सवाल में आपको काम आएगा, ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया अच्छी स्थिति में, ठीक है ना बच्चों, तो आगे बढ़े, अब निरक्षीय स्थिति को देख लेते हैं। इसी प्रकार से निरक्षीय स्थिति में भी निकालेंगे हम लोग। निरक्षीय स्थिति में हेडिंग डालिए, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा
निरक्षीय स्थिति अभी हमने आपको बताया था, ये मान लीजिए माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर स्थित है और यहाँ से बहुत कम दूरी 2l दूरी पर स्थित बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, तभी द्विध्रुव बनेगा। निरक्षीय स्थिति किसको कहते हैं? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु हो तो उसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। इसके पहले हम समझा चुके हैं निरक्षीय स्थिति। तो मान लो कि इसका मध्य बिंदु ओ है, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु ओ है, तो मध्य बिंदु ये होगा तो ओ ए और ओ बी की दूरी समान होगी, अर्थात ओ ए बराबर ओ बी बराबर यल। क्या हो जाएगा? ये 2l है तो ये भी यल होगा और ये भी यल होगा। और बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, मान लो पी है, इसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको हम मिला दें अगर बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि ये लंबार्धक रेखा है, लंब है, तो ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ये दूरी आपस में क्या होंगी? बराबर होगी, ठीक है। तो बराबर होंगी तो ये दूरी हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा? ए पी का स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यही होगा। आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फार्मूले से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए पी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ पी किसके बराबर है? यल के, तो यल स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर है? आर के, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम लोग ए पी का मान निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर को का रूट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेम यही दूरी ये भी होगी क्योंकि ये भी दूरी यल है और ये आर है, तो यही वो भी होगी, अर्थात ओ ए बराबर ओ बी बराबर यल है और यह हो जाएगा ए पी बराबर बी पी। तो बी पी बराबर भी क्या हो जाएगा? बी पी बराबर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो ये आपको फोटो समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मान लीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण, मान लो यहाँ लिख लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E1 मान लो है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ हो जाएगा Q अपान, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं बच्चों, तो यही दूरी ले जाएगी, माइनस क्यू के कारण ये दूरी और प्लस क्यू के कारण ये दूरी। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और सेम यही दूरी ये भी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है ना, यही होगा अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? E1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अच्छा, ये किस दिशा में होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है बच्चों, तो ये किस दिशा में होगी? माइनस क्यू के कारण इस दिशा में होगी, ये दिशा हो गई। इसी प्रकार अगर हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो E2 इसको मान लें, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अच्छा ये दूरी भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यही चीज आएगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो इसको समीकरण 2 मान लें बच्चों, ठीक है। अच्छा इसकी दिशा किधर होगी? तो ये प्लस क्यू आवेश है तो इसकी दिशा इधर होगी, ठीक है बच्चों, ये दिशा होगी। अब आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि है, तो इसका वेक्टर योग परिणामी क्षेत्र की तीव्रता को देगा, तो क्या हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस E2। यहाँ हम आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं बच्चों कि जब जो है दो वेक्टर होते हैं, आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे तो वेक्टरों का योग का नियम पढ़े होंगे, जब तो एक त्रिभुज नियम बताया गया होगा, एक चतुर्भुज नियम बताया गया होगा। दो वेक्टरों को जब चतुर्भुज के नियम से जोड़ते हैं तो समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी दो भुजाओं से अगर संलग्न भुजाओं से अगर दोनों वेक्टरों को प्रदर्शित किया जाए, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनका परिणामी उस विकर्ण से दिया जाता है जो इन दोनों संलग्न भुजाओं से जुड़ा होता है। तो मान लो ये
ये इसका विकर्ण है, इसको एक समांतर चतुर्भुज बना दे बच्चों। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। ये कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे। तो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक है ना। इनका परिणामी मान लो आर है, तो इस तरीके से दिया जाता था। इनका परिणामी आर बराबर दिया जाता है ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा, इसका परिमाण कैसे निकालते हैं? तो वेक्टर आर का परिमाण बराबर होगा इसका परिमाण, इसका परिमाण होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 2ab कास थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा। इस तरीके से हम लोग निकालते थे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 2 थीटा। तो इस तरीके से निकालते थे, ये फार्मूला होता था। तो यहाँ पर दो राशियां, दो वेक्टर थी, ए और बी थी, और हमारे पास यहाँ क्या है, E1 और E2 है। सेम इसी फार्मूले में हम लोग रख देंगे बच्चों, तो इसका परिणामी निकल आएगा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास 2 थीटा, ये होगा। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो इसका परिणामी ये होगा। अगर इस फिगर को हम लोग इधर दिखाएं तो इसका परिणामी जो है ये देगा, ये परिणामी होगा। ये मान लो थीटा कोण पर अगर स्थित है, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और इसको अगर हम लोग समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित करें तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है ना बच्चों, तो इसका परिणामी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, तो निकालें, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, ध्यान दीजिए, E1 का परिमाण अगर देखें यहाँ से, तो ये देख रहे हैं E1 और E2 का परिमाण दोनों लगभग सेम है, क्योंकि 1/4 के इधर भी है, Q/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ भी है, एकदम वही चीज यहाँ है। तो E1 बराबर E2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं मिटा दूं, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, E1 बराबर E2, E1 बराबर E2, ये हो गया E1 बराबर E2। तो E1 के स्थान पे क्या रख दें, E2 रख दें, या E2 के स्थान पे E1 रख दें। चलो इसको एक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ऐसे कर देते हैं, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका परिमाण हम लोग निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा आपका। तो E1 बराबर E2 बराबर अगर कैपिटल E मान लें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E, E1 के स्थान पे E, E2 के स्थान पे, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कास 2 थीटा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ें। ये हो जाएगा आपका, इनकी परिणामी छेद की तीव्रता आ रही है, तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, E1 और E2 के स्थान पे E रख देने पर क्या हो जाता है, 2E स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ भी 2 स्क्वायर हो गया, 2E स्क्वायर प्लस कास 2 थीटा है, का माफ कीजिएगा कास 2 थीटा ये है। तो 2 स्क्वायर कॉमन कर लें, ये हो जाएगा आपका 2E स्क्वायर 1 प्लस कास 2 थीटा, 1 प्लस कास 2 थीटा, ये बचेगा। अच्छा, कास 2 थीटा का फार्मूला हम लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं। कास 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप हो गया होगा, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया है, वेक्टर ई का परिमाण बराबर हो गया ये 2E स्क्वायर, करड़ी में आ रहा है बच्चों, यहाँ है आपका 1 प्लस कास 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कक्षा 10 में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक से एक कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा आपके पास, देखें यहाँ बचेगा 2, 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया, ई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये बचा। ठीक है ना। तो जब करड़ी में कोई संख्या स्क्वायर में होती है तो उसको हम लोग बाहर एक बार में लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे करड़ी में ए स्क्वायर को आप लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए कास स्क्वायर थीटा है, ई का स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो सबको बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा,
2e cos थीटा, यही बचा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये वेक्टर ई का आपका फाइनल परिमाण है। तो आप यहाँ लिख दीजिए, ई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ ई के स्थान पे E1 या E2 के मान को रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही है, गुणे कास थीटा, यही होगा। अब कास थीटा हम लोग यहाँ से देख लें अगर फिगर से, तो कास थीटा का मान कैसे आएगा, तो कास थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ये चाहे इसमें देख लें चाहे इसमें, ये भी थीटा होगा। तो इस चित्र में देखें ओ पी बी में, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, हाँ, त्रिभुज ओ पी बी या पीओबी लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा, पीओबी, नाम कोई भी रख सकते हैं, यह समकोण है इसलिए पीओबी रख दें। त्रिभुज पीओबी में, ठीक है ना, ये 90 डिग्री कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग कास थीटा का मान निकालें, तो कास थीटा बराबर क्या होगा, ये थीटा है, तो इसके इधर वाली भुजा का क्या होगी, आधार होगी। कास थीटा बराबर जानते हैं आप लोग, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ओ बी, और कर्ण कितना है बच्चों, ये वाली भुजा, यही कर्ण होगी। तो कर्ण पी बी है, इसके मान को अगर हम लोग रखें तो आप देख सकते हैं यह ओ बी की दूरी यल है, तो कास थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं यल बटे पी बी का मान कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से अगर कास थीटा का मान हम इस समीकरण में रख दें, ठीक है ना, कास थीटा का मान यहाँ से हम लोग इस समीकरण में रख दें, तो क्या प्राप्त करेंगे, वेक्टर ई का परिमाण, यानी परिणामी तीव्रता बराबर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और कास थीटा के स्थान पे क्या रख दें, यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा, दो को अगर 2 क्यू इंटू यल है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी आप लोगों ने देखा था 2l इंटू क्यू बराबर पी होता है, विद्युत द्विध्रुव का गुण। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम लोग पी लिख सकते हैं। तो ये बचा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ लिख देंगे 2q इंटू यल के स्थान पे पी लिख देंगे, विद्युत द्विध्रुव का गुण। और नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे हमारे पास क्या बचा है, देखो, एक कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में हम देख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ और बता देने चाहते हैं बच्चों, कि अगर इस तरीके से कोई चीज़ लिखी हो, ए अंडर रूट ए लिखी हो, तो इसकी घात क्या होती है, 1/2, जो करड़ी में होता है उसकी घात 1/2 होती है, और बाहर वाले की घात कुछ नहीं है तो 1 होती है। तो अगर किसी संख्या की घात 1 हो और गुणे में किसी उसी संख्या की घात 1/2 हो, तो आप लोग जानते हैं ए घाते एम गुणे ए घाते एन, घातांकी नियम से ए पावर एम इंटू ए पावर एन बराबर क्या होता है, ए पावर एम प्लस एन, यानी पावर जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, पावर 1 में आधा जोड़ेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 3/2। बताइए, समझ में आया ये? तो अगर हम लोग इसको a मान लें, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को स्मॉल a मान लें, तो क्या हो जाएगा, इसकी घात 3/2 लिख सकते हैं दोनों के गुणन को। तो लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, क्या लिख देंगे, पावर 3/2। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा सब। ठीक है, तो क्या बचेगा फाइनल हमारे पास, अच्छा, ये परिणामी तीव्रता है, क्या है, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता का मान आ गया हमारे पास ये। ठीक है, अभी ध्यान देंगे, आर जो है, आर यल की तुलना में बहुत बड़ा है, यल इतना दूरी है, और आर पी कहीं भी ले सकते हैं निरक्ष स्थिति में, इस रेखा पर स्थित कहीं भी ले सकते हैं, इसलिए आर की तुलना में यल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। इसको मैं मिटा दूं बच्चों, आर की तुलना में यल क्या है, बहुत छोटा है। अगर आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, आर इज मच ग्रेटर देन यल, ठीक है, कोई संख्या अगर किसी संख्या से बहुत छोटी है, बहुत 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 छोटी है, तो क्या होगा, उसका स्क्वायर और भी छोटा कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 है, और ये कोई संख्या मान लीजिए 10 है, तो 2 इसकी तुलना में बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा।
ठीक है ना। इसका स्क्वायर और भी छोटा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 2 पहले था 10 था, अभी इससे छोटा था, बहुत छोटा था, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब है 100 की तुलना में ये बहुत छोटा है, तो छोड़ देंगे, नगण्य मान लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर, ठीक है ना, आर का स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को इसमें छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आगे देख लीजिए। परिणामी तीव्रता वेक्टर ई का परिमाण बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई नॉट के पी बटे आर स्क्वायर पावर 3/2, यही बचेगा। इसका पावर यल, तो इस यल स्क्वायर को छोड़ दिया नगण्य मान के, तो ये स्क्वायर से पावर इसका कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 1/4 पाई नॉट के पी अपान आर क्यू, ठीक है। ये आपका फाइनल परिणामी क्षेत्र की तीव्रता आई बिंदु पी पर, ठीक है बच्चों। तो इसको हम मिटा दें, आपके पास फाइनल क्या आ गया, परिणामी तीव्रता बराबर, परिणामी तीव्रता बराबर हो गया आपके पास ई बराबर क्या आ गया, निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई के, यहाँ हो जाएगा पी अपान आर क्यूब, ठीक है ना, समझ में आई बात। अच्छा, अक्षीय स्थिति में कितना आया था, 2p/r³ आया था, यहाँ क्या है, केवल p/r³ हो गया। इसका मतलब क्या है कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, वह निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है उसकी 2 गुनी होती है, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अगली रीडिंग हमारी क्या थी बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव, उत्पन्न विद्युत विभव इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति में भी निकालेंगे, पहले अक्षीय स्थिति में देख लें। तो ये हमारी हेडिंग हो गई बच्चों। अक्षीय स्थिति आपको समझाना नहीं है, आप जानते हैं अक्षीय स्थिति क्या होती है। मान लो कि ये बिंदु -q आवेश है और ये बिंदु ए पर स्थित है, इससे बहुत कम दूरी 2l पर जो है कोई बिंदु बी है जिस पर +q आवेश स्थित है, और इसको आगे बढ़ा दें, इसकी रेखा को, यह अक्ष को आगे बढ़ा तो इसको अक्षीय स्थिति बोलते हैं। मान लो ये कोई बिंदु P है और इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O होगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी L, और O से B तक की दूरी भी क्या हो जाएगी L, ठीक है बच्चों। तो O से लेकर के ये पूरी दूरी कितनी थी, ये पूरी दूरी 2l थी ना, तो ये O मध्य बिंदु है इसीलिए यह और यह L हो गया। बिंदु O मध्य बिंदु है, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। अब ये P बहुत उधर भी ले सकते हैं, बहुत दूर ले सकते हैं, हमने आसानी के लिए बस यहीं तक लिया, आप देखिए। तो इसी पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, ये दूरी निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि विद्युत विभव के सूत्र हम से V बराबर क्या होता है, विद्युत विभव बराबर विभव के फार्मूले से बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव के 1/4 पाई के, यहाँ हो जाएगा Q अपान, ये दूरी होता है, क्या होता है, Q अपान दूरी होता है, ये D होता है या R होता है जो भी, यहाँ हमने दूरी स्मॉल r लिया है, तो +q आवेश के कारण निकालेंगे तो यह दूरी लेना पड़ेगा, जैसे उसमें लिए थे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते वक्त, उसी प्रकार -q आवेश को लेंगे तो यह पूरी दूरी लेनी पड़ेगी। तो यह दूरी कितनी होगी, इतने में से अगर इतना निकाल दें तो ये दूरी बच जाएगा, यह दूरी क्या हो जाएगा r - l, और ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी r और +l, ठीक है ना। अर्थात P से B तक की दूरी r - l होगा, और A से P तक की दूरी क्या हो जाएगा r + l, ठीक है ना, समझ में आ गया।
तो चलिए दूरी के स्थान यानी डी के स्थान पे ये हम रख दें, तो रख देते हैं। मान लो कि प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव P पर उत्पन्न विभव V1 है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और यहाँ पर हो जाएगा Q अपान दूरी क्या होगी, चूंकि प्लस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं बच्चों, तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस विभवांतर धनात्मक होगा, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस एल, क्योंकि दूरी यह है और इसको समीकरण 1 दे दें। सिमिलरली माइनस क्यू आवेश के कारण अगर बिंदु P पर हम विभव निकालेंगे तो माइनस के कारण ऋणात्मक विभव होगा, तो ऋणात्मक विभव होगा तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान ये माइनस में आएगा अपान R प्लस एल, क्योंकि ये दूरी R प्लस एल है, इसको समीकरण 2 दे दें। ठीक है बच्चों, आप लोग को पता है कि विभवांतर अदिश राशि है, तो अदिश राशि जो होती है तो अदिश राशि को बीजगणितीय जोड़ के नियम से जोड़ते हैं अदिश राशियों को, और सदिश राशियों को सदिश नियम से जोड़ते हैं। तो अदिश राशि का परिणामी अगर हम निकालें तो परिणामी मान लो परिणामी विभव मान लो V है, परिणामी विभव V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव यानी इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, तो जोड़ दें, तो जोड़ने पर हम क्या पाएंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं जोड़ दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान V1 का मान कितना है Q अपान R माइनस एल और प्लस V2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे माइनस Q अपान R प्लस एल, ये चीजें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ चीजें समान हैं, तो कुछ चीजें समान है जो उसको कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ Q कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1/R माइनस एल। अच्छा ये माइनस का गुणा है तो ये माइनस कर देगा, क्या कर देगा माइनस कर देगा 1/R प्लस एल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, ये V आ रहा है, V का मान, अच्छा ऊपर का मिटा दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो V बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, यहाँ तक कॉमन है। अच्छा इसको ल से लेकर के हम हल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा R प्लस एल, इसके बाद माइनस का निशान है, इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो माइनस R, और ये माइनस का जब गुणा होगा तो जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको। अच्छा देखिए जो R है वो R से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2L, ऊपर क्या बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ हो जाएगा Q इंटू एल और एल मिलके 2L, ये एल है बच्चों, 2L हो जाएगा बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, हमें उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, क्योंकि थोड़ा डेरिवेशन है इस पार्ट में, तो पीछे करके देख लेंगे, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप पीछे करके देख लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया। तो अच्छा देखो Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ लिख देंगे P बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा एल की तुलना में R बहुत बड़ा है, एल की तुलना में क्या है R बहुत बड़ा है, माफ कीजिए। ओके बच्चों, कुछ कारणों की वजह से मुझे रुकना पड़ा। देखेंगे बच्चे आगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आपने देखा था कि R की तुलना में एल बहुत छोटा है, क्योंकि यह अक्षीय स्थिति तो कहीं पर भी ले सकते हैं, इस रेखा पर बहुत दूर ले सकते हैं, तो R की तुलना में एल क्या है बहुत छोटा है, R की तुलना में
यल बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, यानी यल का स्क्वायर जो है आर की स्क्वायर की तुलना में छोटा होगा। कहने का या उल्टा कहें तो आर अगर बहुत बड़ा है यल से, तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा और उससे भी ज्यादा बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, यल स्क्वायर को छोड़ देंगे। यल स्क्वायर को अगर छोड़ दें तो हमारे पास विभवांतर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 के, यहाँ बचेगा p अपान आर स्क्वायर। ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति में विभवांतर का मान। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा विद्युत विभवांतर अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण कैसे निकालते हैं। v बराबर 1/4πε0 के p अपान आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं, निरक्षीय स्थिति हमको समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं, आप इसके पहले बता चुके हैं निरक्षीय स्थिति क्या होती है। तो देखें बच्चे, फिर भी ये मान लीजिए माइनस क्यू है, इससे बहुत कम दूरी, इससे बहुत कम दूरी पर जो है 2l दूरी पर कोई बिंदु B है, ये A बिंदु पर है और इस पर प्लस क्यू आवेश है। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, अक्ष रेखा पर या किसी द्विध्रुव के अक्ष पर लंबार्धक अगर खींच दिया जाए तो वो उसकी निरक्ष को व्यक्त करती है। तो मान लो कि ये रेखा लंबार्धक है इस AB की, तो ये मध्य बिंदु O हो गया। मान लो अगर मध्य बिंदु O है और AB की टोटल दूरी 2l है, तो O से A तक की दूरी l, यहाँ से ये दूरी भी l हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये बिंदु मान लो P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग निकाले थे, उसी प्रकार से विद्युत विभव के लिए निकालेंगे। यहाँ तो यहाँ विद्युत विभव ज्ञात करना है, माफ कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं हम लोग, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये लंबार्धक है, लंबार्धक का मतलब ये 90 डिग्री पर है और ये कोण मान लो थीटा है, ये कोण क्या है, थीटा है। ठीक है बच्चों, और बिंदु P पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यह दूरी अगर यल है, यह यल है। ठीक है बच्चों, ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये यल हो गया ना, ओ से ए तक की दूरी। देखो ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, यल, क्योंकि ए बी बराबर क्या है, 2l है और वो मध्य बिंदु है, इसलिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर यल। अगर ये यल है और ओ से स्मॉल आर दूरी पर माना वह बिंदु बी स्थित है निरक्षीय स्थिति में, तो यह दूरी क्या हो जाएगी, यानी ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी, अच्छा ए पी और पी बी बराबर होगा, तो ए पी बराबर पी बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूरी आप निकाल लीजिए, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसी प्रकार ये दूरी भी क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर करड़ी में। ठीक है, अब देखिए, मान लो कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव क्या है, V1 है। ठीक है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के, यहाँ हो जाएगा Q माइनस क्यू अपान, अच्छा माइनस क्यू आवेश के कारण तो विद्युत विभव माइनस में आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये दूरी होता है, क्यू अपान आर के बराबर होता है दूरी के बराबर, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है करड़ी में। उसी प्रकार से बिंदु बी पर जो आवेश प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण अगर पी पर निकालें हम लोग, इसको समीकरण लिख दें, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण लिख लीजिएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण V1 होगा और प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, मान लो V2 है तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 प्लस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, क्योंकि दूरी तो समान है, यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ही है। इसको समीकरण दे दो। अभी हमने आपको बताया कि विद्युत विभव अदिश राशि है, अदिश राशि को बीजगणित के साधारण जोड़ के नियम से जोड़ते हैं, साधारण नियमों से। तो V बराबर मान लो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत विभव बिंदु P पर क्या हो, V हो, तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो चलो बच्चों जोड़ देते हैं,
इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा यहाँ देख रहे हैं वही चीज़ पूरा ये माइनस में है और ये पूरा प्लस में है। ये माइनस है तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर ये इससे कट गया, घट गया तो जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है बच्चों, आज की लास्ट हेडिंग इसके बाद देखेंगे। आज की लास्ट हेडिंग क्या है बच्चों, गोलाकार आवेशित चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल लीजिए, गोलाकार चालक के द्वारा, गोलाकार आविष्ट चालक के द्वारा उत्पन्न तीव्रता और विभव, उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता और विभव, ये हेडिंग है बच्चों। ठीक है, उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता और विभव। तो इसको समझने से पूर्व हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, अगर कोई गोला, ये है गोलाकार आवेशित चालक है, तो इस पर आवेश ये है, यह आवेश से आवेशित है बच्चों। ठीक है, और इसके द्वारा जो उत्पन्न बल रेखाएं हैं ये इस तरीके से हैं। इसके बाद कोई बिंदु आवेश हो, केवल धनावेशित आवेश हो, इसके कारण जो बल रेखाएं निकलती हैं उसकी तुलना करें। तो अगर इन यहाँ पर धनावेशित कोई आवेश है और ये गोला है, इस गोले के कारण जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं आवेशित गोले के कारण, उसकी तुलना करें और इसकी तुलना करें, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत फर्क नहीं है। अगर इन लोगों को इन रेखाओं को अगर हम क्या कर दें, आगे बढ़ा दें, इन रेखाओं को ऐसे आगे बढ़ा दें, थोड़ा चित्र सही नहीं बना है बच्चों, इसलिए देखेंगे यहाँ पर। तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम पाते हैं कि ये जो है ये कहाँ से आती हुई मिल रही हैं, गोले के केंद्र से होकर के गुजर रही हैं। और यहाँ पर भी, तो इसका मतलब खास अंतर दोनों में नहीं है। विद्युत बल रेखाओं को हम लोग क्या मान सकते हैं, अगर गोलाकार आवेशित चालक है तो गोले के केंद्र से आती हुई माना जा सकता है इनको। ठीक है, तो इसकी तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं। इन तीनों स्थिति को एक एक करके देख लेते हैं कि जब आवेश गोले के पृष्ठ पर हो, एक बार उस स्थिति में निकाल लेंगे। दूसरा, गोले के बाहर हो तब, और गोले के अंदर हो। ठीक है ना, तो तीनों स्थितियों में निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो पहली हेडिंग इसमें बनेगी, जब आवेश गोले के पृष्ठ पर हो, जब आवेश गोले के पृष्ठ पर हो, पहली हेडिंग होगी। तो मान लो ये गोला है, इस पर आवेश इस तरीके से आवेशित है। तो इसमें इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। मान लो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, मान लो गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश मान लो क्यू है तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान
ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, यही होगा क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर अपसाइलन नॉट के इंटू क्यू। इस तरीके से, अच्छा इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं बच्चों, इसका जैसे आवेश घनत्व तो अगर हम निकालें पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा तो आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा बराबर आवेश बटे इसका पृष्ठीय भाग, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 4 पाई r²। तो सिग्मा बराबर ये आवेश घनत्व है, ठीक है, तो इतने के स्थान पे q अपान 4 पाई r² के स्थान पे सिग्मा लिख सकते हैं। तो आइए लिख दे इसके स्थान पे, तो ये हो जाएगा सिग्मा, इसके स्थान पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट के, क्या हो जाएगा सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट के। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये। तो ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी गोलाकार आवेशी चालक के कारण यदि आवेश उसके पृष्ठ पर स्थित हो तो। और इसी प्रकार अगर हम लोग विभवांतर निकालें तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई नॉट के, यहाँ होता है क्यू अपान आर। ठीक है, अगर हम लोग सिग्मा के फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर आर स्क्वायर होना चाहिए। तो आर स्क्वायर करने के लिए हम यहाँ बच्चे क्या कर दें, ऊपर आर का गुणा कर दें और नीचे आर का, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग इसको सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर और गुणे आर, यहाँ लिख सकते हैं अपसाइलन नॉट के, और यहाँ नीचे आर का गुणा किए तो ऊपर भी आर का गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब ये आ गया आपका, अच्छा ये क्यू अपान 4 पाई r² को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, क्यू अपान 4 पाई r² को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। ये हो जाएगा सिग्मा, और ये वाला आर बच गया आपके पास, आर बटे अपसाइलन नॉट के। देखिए क्या आ गया बच्चों, विद्युत विभव, क्या आ गया विद्युत विभव। अगर ये निर्वात में रखा रहेगा तो या वाई में, तो के का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये आपके पास आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का फार्मूला। ठीक है, ये विद्युत विभव का फार्मूला आ गया जब गोलाकार आवेशी चालक के कारण उसके पृष्ठ पर आवेश हो। अगली स्थिति आती है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। जब आप गोले के बाहर अगर हमको ज्ञात करना हो, गोले के बाहर अगर ज्ञात करना हो तो गोले के केंद्र से मान लो डी दूरी पर अगर हमको निकालना हो, ये गोले का केंद्र है, गोले के केंद्र से अगर डी दूरी पर स्थित कोई बिंदु, उस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेशित गोले के कारण निकालना हो, तो मान लेते हैं ये दूरी r है गोले के केंद्र से, और ये दूरी क्या है, d है। ठीक है बच्चों, ये दूरी क्या है, d है। ठीक है ना, अगर ना समझ आए तो त्रिज्या को हम लोग इधर भी दिखा सकते हैं, ये r त्रिज्या है। ठीक है, तो इस पर अगर हम लोग निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हेडिंग डाल दीजिए, दूसरी हेडिंग, गोले के बाहर, गोले के बाहर, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4 पाई नॉट के क्यू अपान डी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्यू अपान डी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यार, ये डी का स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर विद्युत विभव निकालना हो तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई के क्यू अपान डी होता है, ये आ गया क्यू अपान डी। आप सोच रहे होंगे यहाँ आर क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि आर हमको कहाँ से लेना है, हमको तो जिस बिंदु से जिस बिंदु तक निकालना है वही दूरी लेंगे, तो वही दूरी क्या है, डी है, न कि आर है। ठीक है ना, यहाँ से गोले के केंद्र से निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये आपको गोले के बाहर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है और विद्युत विभव का क्या फार्मूला होता है आप जान गए। ठीक है ना, थर्ड वन केस और लास्ट केस जो है इसका, वो गोले के अंदर जब हमें ज्ञात करना हो, तो गोले के अंदर यहाँ पर हेडिंग डाल दें, गोले के अंदर अगर किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो हम जानते हैं बच्चों गोले के अंदर या गोले के पृष्ठ पर विभव समान होता है।
गोले के अंदर और गोले के पृष्ठ पर क्या होता है, विद्युत विभव समान होता है। और जितना विभव यहाँ होता है, कहने का मतलब जितना विभव यहाँ होगा गोले की सतह पर, उतना विभव ये अंदर भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सतह पर और गोले के अंदर के बीच का जो विभवांतर होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि जितना यहाँ है उतना यहाँ है, तो दूरी क्या हो जाएगी, सॉरी विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य। तो गोले के अंदर विभव क्या हो जाएगा, शून्य। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, गोले के अंदर मान लो केंद्र पर यहाँ निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के Q/r², क्या हो जाएगा, Q/r², यही होगा। अच्छा, इसको अगर हम लोग सिग्मा के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 1/4πr², यहाँ हो जाएगा Q/ε0 के। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, ये स्क्वायर है, ये लिख सकते हैं सिग्मा अपान ε0 के। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फाइनल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलाकार आवेश चालक के कारण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आएगी। इसके बाद एक वीडियो इस लेसन का और आएगा थियरी का, इसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत, आपने इस वीडियो को देखा। बाय।